राम राम जी, मेरा नाम है दक्ष। मैं रहता हूँ बर्लिन जर्मनी में। अगर आप भी इंडिया से जर्मनी आना चाहते हो, अगर आपने भी इंडिया में जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखी है और आपका ड्रीम है कि आप जर्मनी आकर के काम करो और बढ़िया लाइफस्टाइल करो, बढ़िया पैसे कमाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ पर जाकर के इसका हैंड ओवर आप एज एन रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में काम कर सकते हो। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ, मैं एज ए इंटीग्रेशन मैनेजर फ्लेगे में काम करता हूँ यहाँ कि एक बड़े हॉस्पिटल में बर्लिन में लोगों को दूसरी कंट्री से जो आते हैं उनकी रिकग्निशन में हेल्प करना। मैं कोई चैट जीपीटी वाला ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप काफी कुछ चीजें सीख सकते हो और अपना प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपने इंडिया से जीएनएम कर लिया, बीएससी नर्सिंग कर लिया है और आपके पास 2 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस है। अब आप जर्मन सीखना स्टार्ट करते हो। B1 कर लो, B2 कर लो। B2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास गोइथे का या फिर टेल्फ का। आप B1 के साथ भी आ सकते हो। फिर आपको किसी गाँव में किसी एक फ्लेगहाइम में काम करना पड़ेगा, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी अनर को अपनी रिकग्निशन निकाल पाना, क्योंकि वो काफी हरास तो नहीं करते बट वो काफी आपका यूज करते हैं। अगर आप किसी सिटी में किसी बड़े हॉस्पिटल में रिकग्निशन करोगे तो वो थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आपने B2 कर लिया, टेल्फ का या गोइथे का, आपने कोई एक एम्प्लॉयर यहाँ पे ढूंढ लिया जर्मनी में, उसने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने वीजा अप्लाई करा, वीजा आ गया, आप जर्मनी में आ गए। ठीक है, अब स्टार्ट होता है सीखे। अब आने के बाद आपको अपना अनअकैडमी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, रिकग्निशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि बर्लिन में होता है लाकीसो, दूसरी सिटीज में उनके दूसरी मिनिस्ट्रीज होती हैं, गांव में दूसरी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सब, आपके सर्टिफिकेट चेक करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस चेक करते हैं, आपकी डिग्री चेक करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कितना इक्विवेलेंट है। पहले वो अपनी इंडिया की बीएससी नर्सिंग को इक्विवेलेंट पूरा कर देते थे और आपको रिकग्निशन दे देते थे अगर आपके पास B2 होता था, बट अब आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। अब काफी कुछ केसेस मैंने देखे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर रखी थी, फिर भी उनको डेफिसिट भी शायद मिला। डेफिसिट भी शायद क्या होता है कि इंडिया में जो आपकी नर्सिंग है और हमारी जर्मनी में जो नर्सिंग है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो आपको कुछ चीजों को काम करने की जरूरत है। उसमें 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपका डेफिसिट भी शायद आ जाता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, इक्विवेलेंट नहीं है, 2 ऑप्शन मिलेंगे। अनपासिंग अनपासिंग क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए, ज्यादातर वो 1 साल का होता है, 1 साल आप स्कूल में जाओ, किसी भी नर्सिंग स्कूल में पढ़ो और हमको एक अब्सोल्यूट प्रूफ करके दो। अब्सोल्यूट प्रूफ में लिखा होता है कि अब्सोल्यूट के स्प्रे करके दो। सेकंड ऑप्शन हो जाता है कि आपको कैंथनीशर प्रूफ देना पड़ता है। अब कैंथनीशर प्रूफ क्या होता है कि आपकी जो नॉलेज है आपको आती है और उसका एग्जाम दो। इसमें हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, किसी भी फ्लेगे इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो, फ्लेगे हाई में जो भी, जर्मन के हिसाब से काम सीखो और फिर आपको एक ओरल एग्जाम देना पड़ेगा और एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेता हूँ, ज्यादातर वो या तो किसी एक फ्लेगे चूल्हे के साथ मैं मिलकर लेता हूँ, एक बंदा उनका आता है और एक मैं होता हूँ, या फिर मैं होता हूँ या जो मिनिस्ट्री होती है वहां से एक बंदा आता है, या फिर तीनों बंदे होते हैं। समझ रहे हो आप, लेकिन तीनों बंदे आपका एग्जाम लेंगे प्रैक्टिकल वाला। और जो आपका म्यूंडली से एग्जाम रहता है, जो आपका ओरल एग्जाम रहता है, वो आपका फ्लेगे शूले लेता है, मतलब कि आपका नर्सिंग स्कूल लेता है, और दूसरा बंदा आता है मिनिस्ट्री से। ऐसे कुछ करके एग्जाम होता है। इसमें टाइम लग जाता है आपका, इस वाले प्रोसेस में 8 से 10 महीने, साल भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मीना ने अपना यहाँ पे अप्लाई करा, उसका डेफिसिट भी शायद आ गया। अब उसने हॉस्पिटल में वो काम कर रही है, आराम आराम से वो जर्मन के हिसाब से काम सीख रही है। जर्मनी में क्या होता है कि आप जो नीडल्स होती हैं या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन होते हैं वो एज आप नर्सिंग स्टाफ नहीं दे सकते, वो सिर्फ डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। वो कुछ फील्ड्स में आप कर सकते हो, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर सकते हो, तो इंटेंसिव केयर यूनिट में कर सकते हो, पैक्यू में कर सकते हो, मतलब कि जो पोस्ट केयर यूनिट होती है उसमें आप काम कर सकते हो, वहाँ पे आप नीडल्स लगा सकते हो। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडिया में नॉर्मल है बट जर्मन में नॉर्मल नहीं है, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। और उसके साथ ही आप एक फ्लेगे शूले में जाते हो, मतलब कि एक नर्सिंग स्कूल में जाते हो। जो भी आपकी थ्योरी की नॉलेज होती है, जो आपने इंडिया नहीं पढ़ रखी होती बट जर्मन में उसकी जरूरत है, तो वो आप वहाँ पे सीखते हो। इसमें क्या रहता है कि एक हफ्ते में 2 दिन तो आप स्कूल में जाते हो और 3 दिन आप वहाँ पे काम करते हो। कभी कभी आप लैंग्वेज स्कूल, अगर आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है तो आप लैंग्वेज स्कूल भी लगा सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। अब आप फ्लेगे स्कूल में भी, नर्सिंग स्कूल में भी जा रहे हो, वहाँ पे 2 दिन क्लासेस लगा रहे हो और 3 दिन आप काम कर रहे हो। ऐसे ऐसे चलते चलते करता रहेगा जब तक आपको हिसाब आएगा। एज अ हॉस्पिटल वो देखेंगे कि ओके अब ये इतना अच्छा हो गया है, तो हम इसका एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एग्जाम के लिए अप्लाई या तो उसकी डेट्स आती हैं कि हाँ पहले हम आपका ओरल एग्जाम लेंगे, फिर हम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। कुछ टाइम लगता है, फिर आपके पास वो बताते हैं कि आप पास हुए हो या आपको दोबारा दे सकते हो। अब आप इसके बाद आपके पास एक चांस रहता है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया, आप उसमें फेल हो जाते हो, लेट्स सपोज कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, तो आप एक और बार एग्जाम दे सकते हो।
ठीक है? उसके बाद मुश्किल हो जाएगा सेम हॉस्पिटल में। पहले ये था कि अगर आप बर्लिन में एक हॉस्पिटल में किसी में भी दे दिया तो आपको सिटी चेंज करनी पड़ती थी। लेट्स सपोज़ कि आपने बर्लिन एग्ज़ाम दिया, आपने दोनों फेल कर दिए, तो आपको म्यूनिख या फ्रैंकफर्ट जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है? ये कर सकते थे आप। अब थोड़े रूल चेंज हुए इस साल भी, पिछले साल भी। तो अब क्या हो गया कि आप उस हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, दूसरे हॉस्पिटल में कर सकते हो। अगर आपका नर्सिंग का नहीं निकल रहा, तो एज़ अ नर्सिंग असिस्टेंट का कर लो, वो आप कर सकते हो। उसमें आपको दोबारा से वो 1 साल नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एज़ अ फ्लैग हेल्पर काम एज़ अ नर्स हेल्पर काम कर सकते हो। ये भी कर सकते हो अगर आपके पास दोनों तीनों चांस आपके मिस हो जाते हैं। बट नॉर्मली एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल में या किसी फ्रीगैर में काम कर रहे हो और कहाँ पे काम कर रहे हो, कैसे बंदे आपके साथ काम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास जो आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो और वो काफ़ी सपोर्टिव है आपके साथ, टाइम से लाइक टाइम लेते हैं जर्मन में बात करने के लिए, क्योंकि जब आप नए-नए आते हो जर्मन में बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो काफ़ी कलीग्स होते हैं कि नहीं-नहीं बोलेगा तो नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। कुछ ऐसे होते हैं कि हैप्टिक कर देते हैं कि हाँ, नहीं यार उसको तो आती नहीं जर्मन, और कुछ होते हैं कि हाँ टाइम लेते हैं, आपको हेल्प करते हैं बोलने में। तो वो काफ़ी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप काम सीख रहे हो और कर रहे हो। तो ये प्रोसेस रहता है, उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो जब आप पास हो जाते हो। अब इसके बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम्स लेता हूँ, जो भी अपना दूसरी कंट्री से आते हैं और उनको रेकमेंडेशन करनी पड़ती है। मेरे को अच्छा खासा ठीक पता है कि कहाँ पे उनको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है? लैंग्वेज में कहाँ हेल्प चाहिए होती है, काम पे कहाँ हेल्प चाहिए होती है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए हो तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, मेरे को लिखो और मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। आपकी रिकग्निशन जल्दी पाने में या फिर बढ़िया तरीके से पाने में, जिससे आपको इतनी खास ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। कुछ भी डाउट हो कोई आपको किसी भी चीज़ का, इस रिलेटेड, इंटीग्रेशन के रिलेटेड, आपकी जॉब के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, बाय, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, काफ़ी वीडियोज़ अब आने वाली हैं इसी टॉपिक पर।